जादुई तालाब। विद्या मंदिर स्कूल में कियारा विज्ञान की छात्रा थी। एक दिन वो स्कूल की बेंच पर अकेली बैठी अपनी कॉपी में जटिल समीकरण लिख रही थी। आज भी प्रयोग करने के लिए मेरे साथ कोई नहीं है। कोई बात नहीं, पढ़ाई के लिए कंपनी का होना जरूरी नहीं है। फिर कियारा अकेली ही पानी के अणुओं को शुद्ध करने के लिए फॉर्मूला ढूंढने लगी। तभी स्कूल की घंटी बजी और सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं की ओर भागने लगे। कियारा भी अपनी कॉपी समेटकर विज्ञान की कक्षा में पहुंची, जहां देसाई सर पहले से ही खड़े थे। बच्चों, अगले महीने हमारे स्कूल का एनुअल विज्ञान मेला होने वाला है और इस बार के विजेता को राष्ट्रीय युवा वैज्ञानिक सम्मेलन में भाग लेने का मौका मिलेगा। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है सर। हाँ, और मैं चाहता हूँ कि इस बार आप कुछ ऐसा प्रयोग करें जो पहले कभी ना हुआ हो। ये सुन कियारा की आंखों में चमक आ गई। 3 साल से वेदिका हर बार विज्ञान मेला जीतती आ रही थी, लेकिन इस बार कियारा अपना सर्वश्रेष्ठ देने की ठान चुकी थी। सर, मैं इस बार कुछ ऐसा बनाऊंगी जो सबको हैरान कर देगा। मैं पानी के अणुओं को मजबूत करने वाला एक ऐसा फॉर्मूला बनाऊंगी जो प्रदूषित पानी को भी शुद्ध कर सके। ओहो, तो कियारा इस बार भी मुझे हराने का सपना देख रही है। सपने देखना बुरी बात नहीं है वेदिका, लेकिन सपना पूरा ना हो तो ये तो बुरी बात है। इसलिए मुझे हराने का सपना देखना छोड़ दो। क्लास खत्म होने के बाद कियारा ने दिन रात एक करके एक विशेष रसायन बनाया, जिसे उसने रिएक्शन एक्स नाम दिया। कियारा, आखिर तुम किस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हो? जरा मुझे भी बताओ ना। मैं रिएक्शन एक्स प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। रिएक्शन एक्स, ये क्या है? ये पानी के अणुओं को इतना मजबूत बना देगा कि वो किसी भी प्रदूषण को अपने आप साफ कर देंगे। उधर वेदिका को कियारा का प्रोजेक्ट दमदार लगा था, मगर वो इस कंपटीशन को हर कीमत पर जीतना चाहती थी। दोपहर के भोजन के समय जब कियारा कैंटीन में गई, तब वेदिका चुपके से प्रयोगशाला में जाकर कियारा का प्रयोग देखने लगी। देखूं तो सही कि कियारा का महान प्रयोग क्या है। ये नीला तरल पदार्थ क्या है? जो भी हो, इससे मुझे क्या लेना देना। लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा सा नमक मिला दूं, तो कियारा का प्रयोग असफल हो जाएगा। वेदिका ने कियारा के प्रयोग में नमक मिला दिया और वहाँ से भाग गई। जब कियारा वापस आई, तब उसने देखा कि उसका प्रयोग खराब हो गया है। हे भगवान, मेरा प्रयोग किसने विफल कर दिया। कियारा की सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। उधर वेदिका खुश हो रही थी। अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। कियारा अपने खराब हुए प्रयोग को लेकर अपने घर की ओर जाने लगी। रास्ते में एक पुराना तालाब पड़ता था, जहाँ जाने से अक्सर लोग डरते थे। किसी ने जानबूझकर मेरा प्रयोग खराब कर दिया। पता नहीं अब मैं क्या करूँगी। कियारा मायूसी के साथ जा रही होती है, तभी अचानक उसका पैर फिसला और उसके हाथ से रिएक्शन एक्स का पूरा बर्तन तालाब में गिर गया। ओह नो, मेरा प्रयोग तालाब में गिर गया। लेकिन जैसे ही रिएक्शन एक्स तालाब के पानी में मिला, पानी अजीब तरह से बुलबुले बनाने लगा और थोड़ी देर के लिए चमकने लगा। कियारा हैरान होकर देखती रही। ये क्या हो रहा है? कहीं मेरे प्रयोग से इस तालाब को कोई नुकसान तो नहीं होगा? ये सोचते हुए कियारा तालाब के किनारे पर उदास होकर बैठ गई। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। आइसक्रीम वाले के जाने के बाद कियारा सोचती है, अरे वो आइसक्रीम वाला कहाँ चला गया? काश इस वक्त मेरे पास आइसक्रीम होती तो कितना मजा आता। और तभी अचानक तालाब के बुलबुले शांत हो जाते हैं और कियारा के पास आइसक्रीम प्रकट हो जाती है। ये कैसे संभव है? यहाँ आइसक्रीम कहाँ से आई? आइसक्रीम तो है, लेकिन चम्मच कहाँ है? मैं खाऊंगी तो कैसे? अरे ये चम्मच कहाँ से आ गया? इसका मतलब मेरा प्रयोग सफल हुआ। कियारा जो भी कल्पना करती थी ठीक वैसा ही होता था, इसलिए उसने जांचने के लिए एक बार फिर से कल्पना की। काश इस वक्त मेरे हाथ में एक गुलाब का फूल होता। जैसे ही कियारा ने गुलाब के फूल की कल्पना की, तुरंत ही उसके हाथ में एक ताज़ा गुलाब का फूल आ गया। मैंने पानी को शुद्ध करने का प्रयोग किया था, लेकिन किसी ने इसे विफल बनाने के लिए कुछ और ही मिला दिया। मगर मेरा प्रयोग विफल होने के बजाय सफल हो गया। अब ये तालाब जादुई तालाब बन गया है और यहाँ आकर मैं जो ख्वाहिश करूँगी वो पूरी होगी। फिर कियारा ने अपने सच्चे मित्र रोहन से कहा, रोहन, मेरे साथ तालाब के किनारे चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ।
अरे लेकिन वहाँ जाना खतरनाक है। वो तालाब खतरनाक नहीं, मेरा दोस्त है, वही तो दिखाना चाहती हूँ मैं। एक तालाब तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता है भला? यही तो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। अब चलो जल्दी। कियारा के कहने पर रोहन उसके साथ तालाब किनारे जाता है। हे जादुई तालाब, मेरे दोस्त रोहन को 1 लाख रुपए दो। अरे ये तो कमाल हो गया। ये प्रयोग नहीं, जादू है, जादू। नहीं रोहन, ये जादू नहीं, विज्ञान है। इसका रसायन पानी के अणुओं को इस तरह बदल देता है कि वे हमारे दिमाग की विद्युत तरंगों से प्रभावित होकर उन्हें वास्तविक रूप दे देते हैं। ये तो अविश्वसनीय है। कियारा, तुमने वाकई में इतिहास रच दिया है। तभी पेड़ के पीछे छिपी वेदिका ने ये सब सुन लिया था। अच्छा, तो ये बात है। कोई बात नहीं वेदिका, मैं तुम्हें कभी सफल नहीं होने दूंगी। अगले दिन वेदिका अपने स्कूल के छात्रों को लेकर तालाब के किनारे पर आती है। दोस्तों, मैंने इस तालाब के पानी में एक ऐसा प्रयोग किया है जिसे देखने के बाद तुम सब दंग रह जाओगे। फिर वेदिका सबके सामने कहती है, हे तालाब, मेरे दोस्तों को स्वादिष्ट खाना खिलाओ। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। काश तुमने मेरे लिए क्रिकेट का बल्ला मांगा होता। अरे यहाँ जो मांगो वो सब मिल जाता है। बोलो वेदिका की जय। कियारा का प्रयोग वेदिका अपने नाम करके वाहवाही लूट रही थी। एक दिन इसी बात को लेकर स्कूल में वेदिका का सम्मान हो रहा था। देखो, एक तालाब पर प्रयोग करके वेदिका ने इतिहास रच दिया है, इसलिए आने वाले राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता में वेदिका ही जाएगी। ये सुनकर कियारा दुखी हो जाती है। शाम के वक्त वो अपने मित्र रोहन से कहती है, रोहन, मेरे साथ धोखा हो गया। धोखा? बताओ आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तालाब में मैंने प्रयोग किया और सारा श्रेय वेदिका को मिल रहा है। यहाँ तक कि अगली विज्ञान प्रतियोगिता में भी स्कूल की ओर से वही हिस्सा लेगी। ओह नो, तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। हाँ, लेकिन मुझको भगवान पर भरोसा है। देखना, एक दिन सबको पता चल जाएगा कि तालाब मेरे प्रयोग से जादुई हुआ है। यूं ही कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन रोहन जादुई तालाब के किनारे वेदिका से मिलता है। वेदिका, मैंने सुना है कि तुम्हारे प्रयोग से तालाब जादुई हो गया है और सबकी इच्छाएं पूरी करता है। तुमने ठीक सुना है। एक बात पूछूं, क्या तुम्हें तालाब को जादुई करने से डर नहीं लगा? डर? डर किस बात का? अगर किसी ने तालाब से भूत प्रेत की ख्वाहिश कर दी तो? भूत क्या, मैं तो राक्षस से भी नहीं डरती। मैं नहीं मानता। नहीं मानते तो खुद अपनी आंखों से देख लो। रोहन के सामने बड़ाई मारने के लिए वेदिका ने तालाब से कहा, हे जादुई तालाब, मुझे एक राक्षस चाहिए। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अरे बाप रे, भागो यहाँ से। राक्षस से जान बचाकर दोनों स्कूल में आते हैं। मुझे बचा लो सर, ये राक्षस हमें मार डालेगा। हाँ सर, इस राक्षस को वेदिका ने तालाब से मांगा है। अब राक्षस वेदिका की जान मांग रहा है। अरे लेकिन तुम्हारे प्रयोग से ही तो तालाब जादुई हुआ है, फिर वो तुम्हें कैसे मार सकता है? तभी वेदिका पछतावे के साथ कहती है, सर, तालाब मेरे प्रयोग से नहीं, कियारा के प्रयोग से जादुई हुआ है। सच्चाई सामने आने के बाद सर कियारा से कहते हैं, कियारा, इसकी जान बचा लो। मुझे माफ कर दो कियारा, राक्षस से पीछा छुड़ाने के लिए मुझे तालाब पर दूसरा प्रयोग करना पड़ेगा। कियारा तुरंत प्रयोग का सामान लेकर तालाब पे चली जाती है और पहले किए प्रयोग की ताकत कम करने के लिए दूसरा प्रयोग करके केमिकल तालाब में मिला देती है। दूसरे प्रयोग के कारण पहले वाले प्रयोग की ताकत नष्ट हो जाती है। अब कल्पना से प्रकट हुई सारी चीज एक एक करके गायब होने लगती है। राक्षस के गायब होते ही सब तालाब के किनारे कियारा से मिलने आते हैं। कियारा, तुम्हारे प्रयोग के कारण आज सबकी जान बच पाई है, वरना वो राक्षस वेदिका के बाद हम सबको मार कर खा जाता। हाँ कियारा, राक्षस गायब हो चुका है। दूसरे प्रयोग के कारण अब ये तालाब भी पहले जैसा नॉर्मल हो गया है। अब ये किसी की इच्छा पूरी नहीं कर सकता। हमें प्रेम और शांति के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी शॉर्टकट से कमाया हुआ धन हो या कीर्ति हो, ज्यादा दिन नहीं टिकते। कियारा, कुछ ही दिन बाद राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिस्पर्धा है, उसमें स्कूल की ओर से अब तुम जाओगी। हाँ कियारा, इसकी असली हकदार तुम ही हो। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। कुछ दिन बाद कियारा राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिस्पर्धा में जाती है और वहाँ भी पहला नंबर प्राप्त करके अपने माँ बाप और स्कूल का नाम रोशन करती है।
सीलमपुर नाम का एक गांव बेहद खूबसूरत था। उसकी सुंदरता देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। एक दिन उस गांव में 4 दोस्त आते हैं जो गांव की सुंदरता देखकर मोहित हो जाते हैं और गांव वालों से बातें करते हैं। ये गांव कितना सुंदर है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इस गांव को एक्सप्लोर करने के लिए सबसे पहले यहाँ आती। तो बिल्कुल सही कह रही है, ये गांव मुझे भी बहुत पसंद आया है। यहाँ पर देखने लायक जगह और भी होगी। हाँ चलो, गांव वालों से मिलकर यहाँ की अच्छी अच्छी जगह के बारे में पूछते हैं। चारों दोस्त एक बूढ़े बाबा को मिलते हैं। बाबा, इस गांव की सुंदरता का राज क्या है? और यहाँ कुछ ऐसी जगह है जो हमें देखनी ही चाहिए? हाँ बेटा, तुमने इस गांव में जो भी देखा है, मेरे हिसाब से तुमने कुछ नहीं देखा है। यहाँ पर घूमने के लिए बहुत सारी जगह है। बाबा से घूमने लायक जगह का पता लेकर चारों दोस्त घूमने जाते हैं। तब उन्हें एक खंडहर दिखाई देता है। वो देखो, वहाँ एक खंडहर है। चलो उस खंडहर के अंदर जाते हैं। नहीं यार, ऐसी जगह पे मुझे बहुत डर लगता है। इसमें डरना क्या, चल मैं तेरे साथ चलती हूँ। जैसे ही चारों दोस्त खंडहर में जाते हैं, उन्हें एक खुफिया रास्ता नजर आता है। दोस्तों, ये कोई खुफिया रास्ता दिखाई दे रहा है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। सोनिया डर रही थी, फिर भी दोस्तों के साथ वो खुफिया रास्ते से अंदर जाती है तो उन्हें एक जंगल दिखाई देता है। अरे ये तो जंगल है, चलो जंगल में चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। सोनिया डरो नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सोनिया को डर लग रहा था, फिर भी घूमने के लालच में वो अपने दोस्तों को मना नहीं करती और चारों दोस्त जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। वाह यार, ये गांव तो हमारी सोच से भी ज्यादा सुंदर निकला, है ना दोस्तों? हाँ, गांव में जंगल का रास्ता मिला और जंगल में ये पहाड़, नदियाँ और यहाँ की खूबसूरती, यहाँ से जाने का मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा है। खूबसूरत नजारे देखते देखते चारों नदी किनारे आ जाते हैं। दोस्तों, यहाँ का नजारा देखो, कितना सुंदर है। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं इस नदी में छलांग लगा लूं। आने वाले खतरे से अनजान चारों दोस्तों को पता नहीं था कि वो नदी एक मायावी नदी है जो अपने सौंदर्य से मोहित करके मुसाफिरों को नहाने के लिए आकर्षित करती है। और जैसे ही कोई नहाने के लिए नदी में कूदता है, नदी उसे अपनी आगोश में लेकर डुबो देती है। अनजाने पानी में हमें नहाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अनंत सही बोल रहा है, यहाँ पानी कितना गहरा है हम नहीं जानते, और पानी में मगरमच्छ भी हो सकते हैं। सबके मना करने पर भी होनी को कौन टाल सकता था। मायावी नदी ने विवेक को सम्मोहित कर दिया था, जिस कारण वो नदी में कूदने के लिए बेताब हो रहा था। तुम सब डरपोक हो, तुम्हें नहीं नहाना है तो मत नहाओ, मुझे तो नहाने दो। अरे भाई, हम यहाँ घूमने के लिए आए हैं तो घूमने का मजा तो लेने दो। नहाने का मजा लेने के लिए विवेक उस मायावी नदी में कूद जाता है। जैसे ही वो नदी में कूदता है, वो डूबने लगता है। बचाओ, मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ। विवेक को डूबता देख किनारे पर खड़े तीनों दोस्त घबराकर चिल्लाने लगते हैं। अरे कोई बचाओ, हमारा दोस्त डूब रहा है। बचाओ, बचाओ। विवेक डूब रहा होता है, मगर उसे बचाने वाला कोई नहीं होता है। तब अचानक विवेक हंसने लगता है। डरो मत दोस्तों, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो मजाक कर रहा था। विवेक डूबने का नाटक कर रहा था। वो कुछ ही देर में नदी से बाहर आ जाता है। मजा आ गया यारो, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, आइंदा ऐसा मजाक मत करना। ठीक है बाबा, अब चलो सब नदी में नहाते हैं। नहीं यार, नहीं। अरे यार, तूने कहा ना कि अनजाने पानी में नहीं नहाना चाहिए, मगर अब तो मुझे इस नदी का पूरा परिचय हो गया है। नहीं विवेक, आज नहीं। हाँ विवेक, मेरी बात मानो, हम कल नहाएंगे। सबकी बात मानते हुए विवेक जिद छोड़ देता है और सब वापस गांव में आ जाते हैं। अगले दिन सुबह सब तैयार होकर घूमने जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तब विवेक कहीं नजर नहीं आता। अरे विवेक कहीं नजर नहीं आ रहा, देखो कहाँ है। वो तो रात से ही गायब है। रात को मैं जब उसके कमरे में गई तब वो कमरे में नहीं था। विवेक रात से गायब था, ये जानकर सब घबरा जाते हैं। मुझे डर लग रहा है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया ना। घबराओ नहीं, वो यही कहीं होगा, चलो उसे ढूंढते हैं। तीनों मिलकर उसे ढूंढते हैं, मगर उन्हें विवेक कहीं नहीं मिलता है। दोस्तों, हमें गांव वालों की मदद लेनी चाहिए। यहाँ के लोगों को यहाँ के चप्पे चप्पे के बारे में पता होगा। अब उन दोस्तों के पास गांव वालों से मदद मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था।
अब बिना कोई देरी करे वो तीनों दोस्त गांव में जाने लगते हैं। पर तभी अनंत को एक आवाज सुनाई देती है। अनंत, अनंत तुम कहाँ जा रहे हो? देखो मैं यहाँ हूँ, यहाँ मेरे पास आओ। ये आवाज सिर्फ अनंत को सुनाई देती है। जैसे ही उसे विवेक की आवाज सुनाई देती है वो वहीं रुक जाता है। तो पीछे उसे विवेक खड़ा दिखाई देता है। विवेक, तुम रात भर कहाँ थे? पता है सुबह से हम तुम्हारे लिए कितने परेशान हैं। अनंत को किसी से बात करते देख सोनिया और खुशबू रुक जाते हैं। अनंत विवेक से बात कर रहा होता है मगर सोनिया और खुशबू को विवेक नजर नहीं आता। विवेक, तुम्हें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। अनंत को अकेले अकेले बात करता देख सोनिया कहती है, अनंत तुम किससे बात कर रहे हो? यहाँ तो कोई नहीं है। क्या बात कर रही हो? तुम्हें यहाँ खड़ा विवेक दिखाई नहीं दे रहा है क्या? विवेक सिर्फ अनंत को दिखाई दे रहा था। देखो अनंत, हम पहले से ही परेशान हैं, अब और परेशान ना करो तो अच्छा है। मैं परेशान नहीं कर रहा यार। विवेक, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? कह दो कि ये मजाक नहीं है। अनंत के कहने पर भी विवेक कुछ नहीं बोलता है। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ विवेक। अनंत कुछ समझे उससे पहले ही विवेक अदृश्य हो जाता है। ये देखकर अनंत सहम जाता है। क्या ये विवेक की आत्मा थी? इसका मतलब विवेक मर चुका है। अगर ये बात इन लड़कियों को पता चल गई तो ये डर जाएंगी। यही सोचकर अनंत मजाक करने का नाटक करता है। तुम डर गई ना? अरे मैं भी तो मजाक कर रहा था। अनंत, मजाक बहुत हुआ, चलो अब विवेक को ढूंढते हैं। हाँ, पर अब हमें गांव वालों की मदद लेनी पड़ेगी। हाँ, गांव वालों को यहाँ का सब कुछ पता होता है। सब मिलकर गांव के सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच जी, हम पर्यटक हैं, हम आपके गांव में घूमने के लिए आए हैं, मगर कल रात से हमारा एक साथी गायब है। सोनिया की बात सुनकर सरपंच को समझते देर न लगी कि विवेक जरूर उस मायावी नदी में ही गायब हो गया होगा। देखो, तुम्हें बाबा की मदद लेनी चाहिए। अरे ये तो वही बूढ़े बाबा की बात कर रहे हैं जिन्हें हम पहले मिल चुके हैं। तीनों दोस्त बाबा के पास जाते हैं। बाबा, हमारी मदद करो, हमारा एक साथी गायब हो गया है। मैं जानता था कि तुम्हारे साथ जरूर अनहोनी होगी। बाबा, हम कुछ समझे नहीं। तुम में से कोई नदी में नहाने के लिए गया था क्या? हाँ बाबा। बाबा समझ जाते हैं कि ये कांड जरूर उस मायावी नदी ने ही किया है। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। बाबा, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? अरे गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमने। इस जंगल में जो नदी है ना, वो कोई साधारण नदी नहीं है, वो एक मायावी नदी है। यह अजनबियों को नहाने के लिए आकर्षित करती है। फिर जैसे ही पर्यटक नदी में नहाने गिरता है, तब नदी उसे डुबोकर मार देती है। अब हमें क्या करना चाहिए बाबा? जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, ठीक उसी तरह तुम्हें तुम्हारे दोस्त को वापस लाने के लिए नदी में कूदना पड़ेगा। बाबा, ये तो बड़ा ही खतरनाक खेल है। अपने दोस्त को वापस लाना है तो खतरा तो उठाना पड़ेगा। बोलो, क्या तुम तैयार हो? हाँ बाबा, मैं तैयार हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बाबा तीनों दोस्तों को लेकर नदी किनारे जाते हैं। देखो, नदी में अगर तुम कहीं पर फंस जाओ तो मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हारी सहायता के लिए अवश्य हाजिर हो जाऊंगा। अनंत बाबा का नाम लेकर नदी में कूद जाता है। विवेक, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम मुझे यहाँ से नहीं ले जा सकते। ये कहकर विवेक रोने लगता है। मुझे माफ करना अनंत, अब मुझे तुमको डुबाना होगा। विवेक, क्या तुम मर चुके हो? हाँ, मैं उसी दिन मारा गया था, मगर तुमने तो कहा था कि तुम हमारे साथ मजाक कर रहे थे। नहीं, उस वक्त मैं तुम सबको नदी में लाकर डुबोना चाहता था, इसीलिए जिंदा होने का मैंने नाटक किया था। पर तुम में से कोई नदी में नहाने नहीं गिरा तो रात के वक्त मैं वापस आ गया। पर तुम आ गए हो तो अब मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा दोस्त। और कुछ ही पल में विवेक अनंत को नदी में डुबोकर मार देता है। ऊपर दोनों की राह देख रही सोनिया और खुशबू राह देखते देखते थक जाती हैं। बाबा, अनंत को आने में इतनी देर क्यों हो रही है? लगता है मायावी नदी अनंत को भी निगल गई है। बाबा की बात सुनकर दोनों सहेलियां घबरा जाती हैं। खुशबू, हम अपने साथियों को यहाँ से लिए बिना वापस नहीं जाएंगे। हाँ सोनिया, पर कैसे? इसका एक रास्ता है, तुम दोनों नदी से गुहार करो। अगर मायावी नदी को तुम पर तरस आ गया तो हो सकता है तुम्हारे दोस्तों को वापस कर दे।
दोनों सहेलियां मायावी नदी से कहती हैं, हे मायावी नदी, हम अजनबी हैं। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें माफ कर दीजिए। कृपा करके हमारे दोस्तों को वापस कर दीजिए। विनती करके दोनों सहेलियां नदी के पास बैठकर रोने लगती हैं। तभी अचानक नदी से एक डायन प्रकट होती है। मैं मायावी नदी हूँ। बताओ लड़कियों, तुमने मुझे क्यों याद किया है? नदी माता, हमारे 2 मित्रों को आपने निगल लिया है। कृपा करके उन्हें जीवन दान दे दीजिए। उन्हें जीवन दान देने के बदले मुझे क्या मिलेगा? हे नदी माता, आप तो माता हो, आपको हमसे क्या उम्मीद है? मोक्ष। मुझे मोक्ष चाहिए। क्या तुम मुझे मोक्ष दिलवा सकते हो? हाँ माता, आपको मोक्ष दिलवाने के लिए कहिए हमें क्या करना है। पवित्र नदी पर डायन का साया है, यानी मेरा साया है। मुझसे मुक्ति चाहिए तो पहले मुझे मुक्ति दिलवाओ। आपको मुक्ति दिलवाने के लिए हम क्या करें माता? शिव जी के मंदिर में जाकर हवन करवाइए। हवन होते ही मुझे मोक्ष मिल जाएगा और मुझे मोक्ष मिलते ही तुम्हारे दोस्तों को मैं वापस लौटा दूंगी। डायन खुद को मोक्ष दिलवाने का रास्ता बताती है। ठीक उसी तरह बाबा शिवजी के मंदिर में हवन करके डायन को मुक्ति दिलवाते हैं। डायन को मुक्ति मिलते ही मायावी नदी शाप मुक्त हो जाती है और वो विवेक और अनंत को जीवित छोड़ देती है। विवेक और अनंत को जीवित बाहर आया देख खुशबू और सोनिया खुश हो जाते हैं। फिर बाबा को शुक्रिया कहकर अपने घर की ओर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। सोनापुर गांव में रतन नाम का एक शरारती लड़का रहता था। रतन अपने गांव में सबको तंग करने के नए नए तरीके सोचता रहता था। उसकी मजाक की आदत से उसके गांव वाले बड़े ही परेशान रहते थे। एक दिन रतन तैयार होकर कहीं जा रहा था, तभी उसकी माँ बोली, रतन, आखिर तुम कब सुधरोगे? कब तक गांव वालों को यूं ही तंग करते रहोगे? माँ, जिसे आप तंग करना कहती हो उसे मैं मजाक कहता हूँ। अरे यही तो उम्र होती है लोगों को परेशान करने की। अपने ये हरकतें बंद कर दे रतन, अब तू बड़ा हो गया है। अरे तेरे विवाह की उम्र हो गई है। यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ माँ, कि जल्दी से मेरा विवाह करवा दो। तेरी इन हरकतों की वजह से कौन तुझे लड़की देगा? हाँ? तू फिक्र मत कर माँ, मेरा विवाह किसी राजकुमारी से ही होगा। दिन में सपने देखना छोड़ दे और ये बता, तू अभी कहाँ जा रहा है? बस यूं ही टहलने जा रहा हूँ माँ। हाँ जानती हूँ, तू टहलने नहीं, जरूर किसी को तंग करने के लिए जा रहा है। रतन अपनी माँ की बात सुनकर मुस्कुराते हुए घर से निकल गया। घर के बाहर उसका दोस्त अर्जुन रतन का इंतजार कर रहा था। रतन, तुम्हें पता है अपने गांव में एक बाबा आया है। पता नहीं उस बाबा में ऐसा क्या है कि गांव का हर एक इंसान बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए पगला गया है। अगर ऐसी बात है तो चलो उस बाबा से हम भी आशीर्वाद ले लेते हैं। हाँ, अगर सच में संत होगा तो आशीर्वाद लेंगे और पाखंडी हुआ तो हम उसे आशीर्वाद देंगे। दोनों हंसते हुए बाबा के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बाबा के चेहरे पर तेज देखकर अर्जुन बोला, मैं तो बाबा का मजाक उड़ाने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन इनके चेहरे का तेज देखकर मुझे लग रहा है कि ये तो सच में संत पुरुष हैं। बकवास मत कर, यहाँ जितने भी बाबा होते हैं सब ढोंगी और पाखंडी होते हैं। इस बात का प्रूफ मैं तुझे अभी देता हूँ। फिर रतन बड़ी बदतमीजी भरे अंदाज में बाबा की ओर देखकर बोला, अबे वो पाखंडी बाबा, काहे को अपनी आंखें बंद करके लोगों को मूर्ख बना रहा है बे? हाँ, चल जल्दी से अपनी आंखें खोल और मेरा भविष्य बता। रतन की ये भाषा सुनकर बाबा ने क्रोधित होते हुए अपनी आंखें खोलीं। जाहिल इंसान, लगता है तुझे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। अगर यही सवाल तू मुझसे प्रेम से पूछता, मैं तुझे तेरा भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ बता देता, और अब नहीं। बाबा की बात सुनकर रतन उनका मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहता पाखंडी कि तुझे कुछ आता ही नहीं, इसीलिए ना बताने का बहाना ढूंढ रहा है। रतन की बात सुनकर बाबा क्रोधित होकर बोले, तूने मेरा मजाक उड़ाया है,
इसलिए अब मैं इस गांव में एक क्षण भी नहीं रुक सकता। मुझे पता था पाखंडी, मेरा सामना होते ही तुम दुम दबाकर भाग जाओगे। नादान लड़के, याद रखना, एक दिन तू मुझे पागलों की तरह ढूंढता हुआ आएगा और मुझसे माफी मांगेगा। माफी और मैं? चलो हवा आने दो बाबा। बाबा गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं और रतन अपने घर पर आ जाता है। मगर घर जाते ही उसने देखा कि घर में उसकी माँ बेहोश पड़ी हुई है। ये देखकर रतन घबराकर बोला, क्या हुआ माँ? माँ उठो माँ, माँ। माँ को बेहोश देखकर रतन तुरंत दौड़कर वैद्य को बुलाता है। तुम्हारी माँ तो बिल्कुल ठीक है, पर ये बेहोश कैसे हो सकती है? ठीक है, तो ये बेहोश कैसे हो गई काका? उन्हें कोई बीमारी तो है नहीं, फिर भी बेहोश हो गई। इसका मतलब इन्हें किसी का श्राप लगा है। श्राप लगा है? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी माँ तो गांव की सबसे अच्छी महिला है, भला इन्हें कौन श्राप देगा? वैद्यराज रतन की ओर देखकर बोले, रतन, तुम्हारी हंसी मजाक की आदत से सारा गांव परेशान रहता है। ध्यान से सोचो, कहीं तुमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया? वैद्य की बात सुनकर रतन बोला, आज मैंने एक बाबा का मजाक उड़ाया था। समझ गया। गांव में चर्चा तो हो रही थी कि हमारे गांव में किसी व्यक्ति ने बाबा का अपमान किया और बाबा बुरा मानकर चले गए। वो बुरा इंसान मैं ही हूँ काका। अगर अपनी माँ की जान बचाना चाहता है तो जल्दी से बाबा को ढूंढ के माफी मांग ले, वरना अनर्थ हो जाएगा। रतन रोते हुए बोला, मैं अपनी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। रतन पागलों की तरह बाबा को ढूंढने लगा। 2 दिन बाद उसे जंगल में एक पेड़ के नीचे बाबा बैठे हुए दिखे। रतन उनके पास जाकर बोला, मुझे क्षमा कर दो बाबा, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा करने वाला मैं कौन होता हूँ? मैं तो पाखंडी हूँ ना। बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुझसे कोई बात नहीं करना चाहता, चला जा यहाँ से। बाबा, इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है। आप तो मुझसे नाराज हैं, तो सजा मुझे ही दीजिए। मेरी माँ को क्यों दे रहे हैं? रतन की बात सुनकर बाबा को रतन के ऊपर तरस आ गया। तेरी आंखों में पश्चाताप नजर आ रहा है, इसीलिए मैं तेरी मदद करूंगा। शुक्रिया बाबा। अपनी माँ को ठीक करने के लिए तुम्हें उत्तर दिशा की ओर बर्फ के किले के राजा से मिलना होगा। मैं अपनी जान पर खेल कर भी राजा से मिलूंगा बाबा। हाँ, वो राजा तुम्हें जो जड़ी बूटी देगा उसी से तेरी माँ ठीक हो सकती है। पर मैं वहाँ पहुँचूंगा कैसे बाबा? यहाँ से कुछ दूर एक जादुई तालाब है। हर साल के आखिरी दिन वो तालाब आधी रात के समय चंद्रमा की किरणों से लाल हो जाता है। तुझे उसी समय उस तालाब में कूदना होगा। जैसे ही तू तालाब में कूदेगा, जादुई बर्फ के किले में पहुंच जाएगा। बाबा, आज ही साल का आखिरी दिन है, मुझे जल्दी जाना होगा। बाबा का आशीर्वाद लेकर रतन जादुई तालाब पर जाने के लिए निकल पड़ा। कुछ घंटे बाद रतन की नजर एक तालाब पर पड़ी जो चंद्रमा की किरणों से लाल हो रहा था। तालाब लाल हो गया, तालाब में कूदने का यही सही वक्त है। रतन फौरन उस तालाब में कूद गया। जैसे ही रतन तालाब में कूदता है, वैसे ही वो एक बर्फ के किले वाले अजीब से राज्य में पहुंच गया। ये तो अजीब नगरी है, यहाँ की सारी चीजें बर्फ से बनी हुई है। रतन सोच ही रहा था, तब अचानक वहाँ 2 सैनिक आ जाते हैं। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मैं रामपुर से आया हूँ, मुझे आपके राजा से मिलना है। तुम इस दुनिया के तो नहीं लगते, कहीं तुम दूसरे राज्य के जादूगर तो नहीं हो? मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं रतन हूँ। तू जो भी है, हम तुझे गिरफ्तार करते हैं। दोनों सैनिक रतन को गिरफ्तार करके राजा के पास ले जाते हैं। कुछ ही देर में उसे राजा के सामने पेश किया जाता है। महाराज की जय हो। महाराज, इस संदिग्ध आदमी को हमने किले के पास से गिरफ्तार किया है। लगता है ये दुश्मन देश का कोई जादूगर है। क्या तुम पृथ्वी लोक से आए हो मानव? हाँ, पर क्या ये पृथ्वी लोक नहीं है? नहीं, ये पाताल लोक है। बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? रतन बर्फ के किले के राजा को सारी घटना बताते हुए बोला, मैं अपनी माँ की जान बचाने के लिए जड़ी बूटी लेने आया हूँ। लेकिन मानव, उस जड़ी बूटी को हासिल करना आसान काम नहीं है। उसे हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ महाराज। क्या तुम अपनी जान की बाजी लगा सकते हो? हाँ महाराज। ठीक है, तो मैं तुम्हें जड़ी बूटी देने के लिए तैयार हूँ।
मगर उस जड़ी बूटी को सबसे पहले तुम्हें खाना होगा। मुझे खाना होगा? मगर बीमार तो मेरी माँ है। मैंने कहा जड़ी बूटी तुम्हें खानी होगी। तुम तैयार हो कि नहीं? मैं तैयार हूँ महाराज। ठीक है, अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारे खाने के बाद जैसे ही तुम ये जड़ी बूटी अपनी माँ को खिलाओगे, तुम्हारी माँ बच जाएगी। ये सुनकर रतन बोला, ये जीवन मेरी माँ का दिया हुआ है। अगर मेरे मरने से मेरी माँ को जीवन मिल सकता है तो मैं हंसते हंसते मौत को गले लगा लूंगा। ठीक है, आबरा का डाबरा गिली गिली पाशा छू, आबरा का डाबरा गिली गिली पाशा छू। ये ले मानव, जा अपनी माता को ठीक कर ले। महाराज, मुझ पर एक एहसान और कर दो, मुझे मेरे घर जाने का रास्ता भी बता दो। अपनी आंखें बंद करके जय बबूशा बोलोगे तो अपने आप तुम अपनी दुनिया में पहुंच जाओगे। रतन अपनी आंखें बंद करके बोला, जय बबूशा। जैसे ही रतन ने अपनी आंखें खोली, वैसे ही वो अपने हाथ में जड़ी बूटी लेकर अपनी माँ के सामने खड़ा हुआ होता है। रतन जड़ी बूटी को पानी में मिलाकर पहले खुद पीता है, फिर अपनी माँ को पिलाता है। जड़ी बूटी पीते ही रतन की माँ ठीक हो जाती है, पर रतन को चक्कर आने लगते हैं। ये तुम्हें क्या हो रहा है बेटे? आपकी जान बचाने के लिए मुझे ये सौदा करना पड़ा माँ। सौदा? कैसा सौदा? बाबा ने कहा था ये जड़ी बूटी पीते ही माँ ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं मर जाऊंगा। और मेरी जान बचाने के लिए तू अपनी जान दे रहा है? हाँ माँ। ऐसा नहीं हो सकता। जिसने तुझसे सौदा किया है उसका नाम बता मुझे। उसका नाम है कहते कहते रतन की मृत्यु हो जाती है। ये देख उसकी माँ कहती है, हे भगवान, अपने बेटे को मार के मुझे जीवन नहीं चाहिए। मैं भी अपने बेटे के साथ अपने प्राण त्याग दूंगी। तभी बाबा प्रकट होते हैं। अलख निरंजन। प्रणाम बाबा। कल्याण भवा। तुम्हारी ममता देखकर मैं अति प्रसन्न हुआ। अपने बेटे को मार के भला कौन सी माँ जिंदा रहना चाहेगी? मुझे नहीं जीना इस दुनिया में बाबा, मुझे नहीं जीना है। तुम्हारी ममता और तुम्हारे पुत्र का माता के प्रति स्नेह देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे नालायक बेटे ने तुम्हें नया जीवन देने के लिए अपनी जान दे दी, इसलिए अब मैं उसे भी नहीं मरने दूंगा। ये सुनकर माता खुश हो जाती है। ओम हिम क्लीम चामुंडाय नमः। ओम हिम क्लीम चामुंडाय नमः। रतन जीवित होता है और अपनी माँ को स्वस्थ देखकर कहता है, माँ, क्या मैं जिंदा हूँ? हाँ बेटे, इस बाबा की मेहरबानी से हम दोनों जिंदा हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। आयुष्मान भवा। माँ, अब मुझे समझ में आ गया है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए और किसी से मजाक नहीं करनी चाहिए। तुम सुधर गए हो, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा बेटे। और मुझे भी अच्छा लगा। बाबा, आप ही मुझे सही रास्ते पर लाए हो। आपका बहुत बहुत आभार। आयुष्मान भवा। अब रतन किसी का मजाक नहीं उड़ाता है, सबसे हंसी खुशी से मिलकर अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।